नमस्कार दोस्तों, ओशियन नेटवर्क में आपका स्वागत है। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे और बांग्लादेश में जो हो रहा है, उसको लेकर के भारत में क्या हो रहा है, इस पर भी चर्चा करेंगे। बांग्लादेश में अभी भी हिंदुओं के गाँव में, उनके प्रतिष्ठानों में, उनके घरों में आग लगाई जा रही है। जगह-जगह चिटगाँव से लेकर के ढाका तक और कुछ दूसरी जगहों पर हिंदू लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में सड़कों पर उतरे हैं, विरोध प्रदर्शन किया है। उन्होंने कृष्ण और राम के नारे लगाए हैं, वहाँ पर एकजुटता का प्रदर्शन किया है। कुछ ऐसे वीडियो भी वायरल हो रहे हैं, जिनमें जो युवतियाँ हैं, हिंदुओं की जो युवतियाँ हैं, वो अपने हाथों में धारदार हथियार लेकर के चल रही हैं, जिनमें कुल्हाड़ी है, फरसा टाइप कुछ है। कुछ लाल मिर्च का पाउडर पानी में डाल करके अपने साथ किसी ने अगर बदनियती से उनकी तरफ हाथ बढ़ाए तो उसके चेहरे पर, शरीर पर छिड़कने की भी पूरी तैयारी। यानी वो लोग अब वो संघे शक्ति का नारा बुलंद करते हुए एकजुट हो रहे हैं। लेकिन समस्या तो जस की तस है। यूएन भी इसकी निंदा कर चुका, अमेरिका के कुछ सांसद कर चुके, यहाँ तक कि भारत में भी जो सत्तारूढ़ पार्टी है, जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, उनकी तरफ से भी बयान आ ही चुका है। लेकिन अभी भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी जैसे जो दल हैं, उनके जो नेता हैं, वो बहुत गोलमोल भाषा में बात कर रहे हैं या स्टेटमेंट जारी कर रहे हैं। आज कई पहलुओं पर इसके चर्चा करेंगे हम लोग। मेरे साथ अनुपम मिश्रा जी जुड़ रहे हैं प्रयागराज से, उनको जोड़ करके चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। अनुपम जी, बहुत नमस्कार सर। स्वागत है आपका। सर नमस्कार। नमस्ते, नमस्ते सर। अनुपम जी, सबसे पहले तो मैं जो नई सरकार या नया निजाम वहां बना है फौरी तौर पर, शायद चुनाव तक के लिए, मैं उसमें जो एक तो बताए शुरू में बताए जा रहे थे कि ये मोहम्मद यूनुस के सलाहकार हैं, फिर अब बताया जा रहा है कि ये होम मिनिस्ट्री के सलाहकार हैं और उन्होंने हाथ जोड़ कर के माफ़ी मांगी है ऑन कैमरा। इनकी बात सुन लेते हैं, ये क्या कह रहे हैं। इनकी ये जाहिर है बांग्ला भाषा में बोल रहे हैं, पर इनका कुल मिलाकर के जो कहना है वो ये है, इन्होंने स्वीकार किया है कि हिंदुओं पर बर्बरता हो रही है, हिंदू स्त्रियों पर, युवतियों पर क्रूरता हुई है, उनके साथ अन्याय हुआ है, उनको निशाना बनाया गया है और इनकी सरकार या इनके पहले की सरकार ये हिंसा रोकने में पूरी तरीके से नाकाम रहे हैं। यानी वहाँ का जो निजाम है वो स्वीकार कर रहा है कि हिंदुओं को निशाना बनाया जा रहा है, और हमारे यहाँ विपक्ष को काफ़ी समय लग गया बयान जारी करने में भी। सुन लेते हैं ये क्या कह रहे हैं। সারাক্ষণ নামাজ পড়েন, এটাই হিসাব আপনাকেও দিতে হবে যে আপনি কেন প্রোটেক্ট করতে পারলেন না যারা আপনার কাছে প্রোটেকশন চেয়েছে। এটা আমাদের ধর্মেই আছে যে আপনি প্রোটেক্ট করবেন, বিং 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 মেজরিটি। সেটা না করে যদি এটা করেন, এটা মৌলানা সাহেবদের জিজ্ঞেস করেন। আমি আশা করি আমার মাইনরিটি ভাইদের, ভাই আমি মাপ চাই আপনাদের হাতে, মাপ। কারণ একটা বিশৃঙ্খলার মধ্যে দিয়ে আমরা এখনও যাচ্ছি। আমরা আপনাদেরকে কিছু কিছু জায়গায়, বাট অনেক জায়গায় শুনেছি যে সোসাইটি প্রোটেক্ট করেছে। আমি ক্ষমা চাচ্ছি যে পুলিশ, র্যাব, অন্যান্য বাহিনীগুলো যাদের আমি এমপ্লয় করতে পারতাম, তাদের অবস্থা এখনও ভালো না। তো ফিরে केवल माफ़ी मांगने से काम चल जाएगा अनुपम जी? और जिस तरीके से वहाँ से वीडियो आ रहे हैं, एक वीडियो तो बहुत ही डरावना है। सेना है, अर्धसैनिक बल है, पुलिस है, कौन है हम नहीं जानते, लेकिन वर्दी में है और एक नौजवान को शूट कर दिया जाता है, वो गिर जाता है, उसकी मौत हो जाती है। जगह-जगह नृशंसता की जा रही है, युवकों को पकड़ करके उनको बुरी तरह पीटा जा रहा है, इकट्ठा नहीं होने दिया जा रहा है। ये सब और हमारे यहाँ चुप्पी। पिछले
10 दिन से चुप्पी है, और जैसे ही हिंडनबर्ग की कोई वाहियात एक दूसरी रिपोर्ट आती है तो राहुल गांधी तुरंत एक वीडियो जारी करते हैं, देर नहीं लगाते, 4 घंटे भी नहीं लगाते। देखिए साहब, पहले तो बांग्लादेश की बात करें। मुझे नहीं मालूम ये कौन शख्स थे जो माफी मांग रहे थे, और मोहम्मद यूनिस के वहां कहाँ से सलाहकार होंगे? तो खुद ही सलाहकार हैं, वो तो खुद ही सलाहकार हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री पद नहीं स्वीकारा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर पद नहीं स्वीकारा, क्योंकि उनको मालूम था कि वहां सत्ता तो चलनी है जमात इस्लामी की, हिफाजत इस्लाम की, फौज की। उन्हें मालूम था मेरी चलना तो कुछ है नहीं, तो उन्होंने अपने आप को मुख्य सलाहकार कहा है। तो जो खुदे सलाहकार हैं तो उनके क्या सलाहकार होंगे? बल्कि वहां जो गृह मंत्रालय देख रहे हैं, पहले आप देखिए कौन देख रहे हैं, ब्रिगेडियर जनरल मोहम्मद हुसैन। ये खुद ही अपने आप में इतने कट्टरपंथी हैं साहब, इन्होंने कट्टरपंथ फैला के रखा है। फारूक आजम नेवल कमांडो, ये सब वहां पे आप वहां पे देखें किस तरह के लोग वहां पे, इनके सलाहकार परिषद जो बनी है पूरी, इसमें है कौन? खालिद हुसैनी, ये देवबंदी हैं, और ये सब सऊदी फंडेड हैं। और उन्होंने 2013 में बांग्लादेश में एक जबरदस्त आंदोलन चलाया था कि पूरे बांग्लादेश को कट्टर इस्लामिक मुल्क बना दिया जाए और यहाँ शरीयत लागू कर दिया जाए। ये आदमी सरकार चला रहा है, खालिद हुसैनी। आप इनसे क्या उम्मीद करते हैं? क्या उम्मीद करें इनसे? इसमें जो स्टूडेंट लीडर्स है, नाहिद इस्लाम वगैरह, ये सब जो हिफाजत इस्लाम और जमात इस्लामी के साथ मिलके ये सब कर रहे हैं, हिंदुओं के गांव जल रहे हैं साहब। वहां लड़कियों की, औरतों की लाशें नदियों में तैर के बाहर आ रही हैं। आप इनसे आप कोई उम्मीद नहीं। रही बात भारत की, तो साहब आप जो आप कह रहे हैं कि गोल मोल बात कर रहे हैं, मैं इसमें थोड़ा सा वो करूं। राहुल गांधी ने तो कोई बयान ही नहीं दिया इसमें, ना गोल ना मोल। उन्होंने तो कोई बयान, बल उन्होंने तो बस सिर्फ एक काम किया, मोहम्मद यूनुस को उन्होंने सद्भावना दी और बधाई दी है कि साहब बहुत बधाई हो आप। और आपने देखा है कि साहब वो जो एक बांग्लादेश के एक पत्रकार है जो वहां पे ब्लिट्स अखबार चलाते हैं, पहले ब्लिट्स अखबार हमारे यहाँ भी सलाउद्दीन चलता था, सलाउद्दीन चौधरी। सलाउद्दीन शोक चौधरी। तो वो उसके सब पादा क्यों, जमाने से इस बात को, आज से नहीं जमाने से, कई महीनों से हम उनको फॉलो कर रहे हैं, हम देख रहे हैं उस तरह की बातें लगातार बता रहे हैं। तो वो कहते हैं कि साहब राहुल गांधी तो वहां जाके खालिदा जिया के लड़के जो तारिक रहमान है उनसे मिले थे जाके, और वो डोनाल्ड लू के साथ बैठ के उन्होंने सब साजिश, सब वो उन्होंने पहले खोल रखा है। आज मैंने देखा कि सलाउद्दीन चौधरी ने एक ट्वीट किया, उन्होंने कहा था, अच्छा उन्होंने पहले जब तक परसों ट्वीट किया था, तो उन्होंने कहा था कि राहुल गांधी को मैं चुनौती देता हूँ कि मेरी बात को गलत कहें एक बार, और मैं सबूत देता हूँ। राहुल गांधी कुछ बोले नहीं, तो आज उन्होंने दूसरा ट्वीट, उन्होंने, मुझे मालूम था, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी मेरे ट्वीट पे एकदम चुप्पी साध जाएंगे, कुछ नहीं बोलेंगे। और उसके बाद उन्होंने जो आउटलुक मैगजीन है उसका एक पुराना इशू शेयर किया है, उसमें सोनिया गांधी की जो पिताजी हैं वो बता रहे हैं कि किस तरह से वो मुसोलिनी के नाजी फॉलोअर थे, और किस तरह वो कट्टर नाजी हैं, ये नाजी और फासिस्ट जो दुनिया को कहते हैं, वो सोनिया गांधी के पिताजी इंटरव्यू में बता रहे, मैं हूं नाजी, मैं हूं फासिस्ट। आप सोचें, तो वो उनको टॉन्ट कर रहे हैं लगातार। तो राहुल गांधी ने इस मुद्दे पे एक लफ्ज नहीं बोला, एक शब्द नहीं बोला, अपना मुंह ही नहीं खोला। कांग्रेस ने किसी, अब अगर जैसे शशि थरूर जैसे लोग ट्वीट करते भी हैं तो उसमें लिखते हैं लेकिन हमको पता चला है कि वहां पे बांग्लादेश में बहुत ढेर सारे लोग ऐसे हैं जो हिंदुओं को बचा रहे। कौन कहाँ बचा रहा है? आज देखिए फौज का आया कि चूंकि हिंदुओं को वहां प्रदर्शन हो गया, अब प्रदर्शन हो गया तो चारों तरफ पूरी दुनिया में फैल गया। तो अब उसको पर जो आर्मी आज लोगों को मार रही है, जो आप गोली मारने का जिक्र कर रहे हैं, आर्मी को ये वहां पे से निर्देश दिया गया है कि साहब आप हिंदू प्रदर्शन ही ना करने पाए। तो ये भारत तो है नहीं कि आपने यहाँ पे शाहीन बाग लगा दिया और पूरे देश की राजधानी को साल भर तक बंधक बना लिया। भारत तो है नहीं कि आपने फार्म लॉज बना दिया, आपने सिंधु बॉर्डर, आपने ये जो हरियाणा में जो बॉर्डर है, क्या नाम है उसका, तो उसको आपने ब्लॉक कर रखा हुआ है, आपने उसपे कहते हैं हाईवे पे ट्रैक्टर लगा के घर बना रखे हैं। हाँ, तो आपको प्रदर्शन भी हम नहीं करने दे रहे हैं। और रही अब राहुल गांधी का, तो आप एक शब्द नहीं बोला है। अखिलेश यादव के ऊपर इतना ज्यादा दबाव बढ़ गया, तो उन्होंने आज एक लंबा चौड़ा एक निबंध लिखा, नहीं लिखवाला है, माना जा रहा है कि लक्ष्मण यादव ने लिखा है। अरे साहब, उनका निबंध तो देख के मैं, मतलब मेरी एकदम समझ के बाहर है कि उन्होंने क्या लिखवाया। मतलब आप एक सेकंड सर आपसे चाहूंगा, जरा आप सुने जरा, मतलब कोई इसको, इसका सर पैर नहीं समझ। संस्कृत निष्ठ भाषा इस्तेमाल की गई है। संस्कृत निष्ठ भाषा ही नहीं, एक पूरा निबंध है, और जिसका ना सर नजर आ रहा है ना पैर नजर आ रहा है। अब देखिए, अच्छा मैंने उसको ट्वीट भी किया, उसमें उन्होंने देखिए किस तरह के क्या क्या लिखा है उन्होंने। मतलब जैसे ना, सुने आप, विश्व इतिहास गवाह है कि विभिन्न देशों में सत्ता के खिलाफ उस समय की कसौटी पर सही गलत कारणों से हिंसक जनक्रांतियां, सैन्य तथ्यापलट, सत्ता विरोधी आंदोलन विभिन्न कारणों से होते आ रहे हैं। ऐसे देशों उस देश का पुनरुत्थान हुआ है जिसने समाज में अपने सत्ता शून्यता के उस उथल पुथल भरे समय में भी अपने देशवासियों की जान माल व मान की रक्षा करने में जन्म धर्म विचारधारा संख्या व अपुल बलपता या किसी अन्य राजनीतिक विद्वेष या नकारात्मक संकीर्ण और अधिक करके, मतलब अब तो 6 पेज का निबंध लिखा हुआ डाला उन्होंने।
अरे लिखना दूर की बात, अखिलेश को पढ़ के सुना दें तो मैं जान जाऊं। तो बहरहाल तो मैंने उसमें लिखा भी है, मैंने सब ट्वीट किया कि अखिलेश यादव की इस भारी भरकम पोस्ट को यदि समझने में दिक्कत आ रही हो तो उनकी केवल एक लाइन पे गौर करें। ये लाइन है कि किसी भी देश के आंतरिक मामलों से प्रभावित होने वाले किसी अन्य देश द्वारा एकल स्तर पे हस्तक्षेप करना वैश्विक राजनयिक मानकों पर उचित नहीं माना जाता है। तो यानी कि क्लिष्ट भाषा और गूढ़ अंदाज में लिखवाए गए इस निबंध का इकलौता सुझाव यह है कि बांग्लादेश की आंतरिक राजनीति से भारत के प्रभावित होने के बावजूद हमको बांग्लादेश में दखल नहीं देना चाहिए और बांग्लादेशी हिंदुओं को उनके हाल पर छोड़ देना। उन्हें ये मरने एकदम देना कुल चाहिए, मिला मर रहे हैं एक मरने लाइन देना में। चाहिए। तो हाँ, तो फिर उनकी इसकी बड़ी साफ आलोचना हुई, बड़ी आलोचना हुई। तो उन्होंने फिर एक दूसरा ट्वीट किया। अब वो दूसरा ट्वीट भी आप समझिए, आप मतलब आप सुन के हैरान हो जाएंगे। वो बांग्लादेशी हिंदुओं की बात नहीं कर रहे हैं, वो साहब बात कर रहे हैं कि बांग्लादेश में अलग नजरिए वाला बहुसंख्यक शेख हसीना की पार्टी के मुसलमानों की पैरवी कर रहे हैं। वो बाद में वो एक लाइन ये भी जोड़ रहा है कि हिंदू सिख बौद्ध या कोई और धर्म मानने वाला हो तो वो भी सुरक्षित है। अब मतलब क्या हो गया, यहां से बैठ के आप शेख हसीना की पार्टी के मुस्लिम समुदाय की पैरवी कर रहे हैं कि साहब उनकी जान को खतरा ना हो। मतलब जमाने बाद आपने मुंह भी खोला तो वो शेख वहां पे बांग्लादेश में जो शेख हसीना की पार्टी के कुछ मुसलमान नेता मारे जा रहे हैं उनके लिए खोला। बड़ी शर्मिंदगी की बात है, लेकिन साहब क्या ही हो सकता है। और राहुल गांधी की चुप्पी और हिंडनबर्ग की कोई वाहियात रिपोर्ट आते ही 4 घंटे के भीतर वीडियो हाजिर। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट तो इतनी ज्यादा वाहियात है, उसका खंडन भी आ गया है, सब आ गया है, लेकिन अब वो रवीश कुमार जैसे लोग हैं जो उसको लेके सर पे नाचने लगते हैं। रवीश कुमार का मैं वीडियो देख रहा था, वो कह रहे थे कि मोदी जी ने अंग्रेजी में ट्वीट किया और शशि थरूर जो अंग्रेजी में खांसते हैं उन्होंने हिंदी में ट्वीट किया, मोदी को शर्म आनी चाहिए। अरे भाई कमाल हो गया। कुछ ट्वीट इसलिए दिए किए जाते हैं ग्लोबल ऑडियंस के लिए, वैश्विक स्तर पे लोगों को पढ़ना में आए, इसलिए वो ट्वीट अंग्रेजी में। तो साहब मोदी जी ने अंग्रेजी में ट्वीट कर दिया, शशि थरूर ने हिंदी में कर दिया। इस तरह का पागलपन एकदम जिसे कहना है, ये पत्रकारिता का एक जिहादीपन है। हाँ, अब रही बात राहुल गांधी की, राहुल गांधी तमाम मुद्दों पे चुप है। आज तक उन्होंने नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पे एक शब्द जवाब नहीं दिया। सुकन्या वाले मुद्दे पे आज तक उन्होंने एक शब्द जवाब नहीं दिया। और सुब्रमण्य स्वामी सब उठा रहे हैं। वो सुब्रमण्य स्वामी ने एक बाकायदा सबूत दे दिया कि 2003 में बना के और 2006 में आपने ब्रिटेन में अपने को ब्रिटिश नागरिक घोषित किया। उसका उसका एक शब्द जो कहता ना, एक चुप हजार चुप, वो एकदम मुंह ही रखते हैं। वो सुब्रमण्यम स्वामी तो उनको ड्रग एडिक्ट भी कह चुके हैं, सोनिया गांधी को जो कह चुके हैं वो तो मैं आपके यहाँ पे दोहराना भी नहीं चाहता। आपके मतलब जिस तरह का लफ्ज उन्होंने सोनिया गांधी के लिए इस्तेमाल किया, वो ड्रग एडिक्ट राहुल गांधी को कह चुके हैं। वो राहुल गांधी पे ऐसे ऐसे आरोप लगा चुके हैं। अच्छा, उनसे कहा भी जाता है देता हूं कि मेरे ऊपर मानहानि करें। अगर वो मानहानि करेंगे तो सुब्रमण्यम उसको स्वामी साबित कर पाएंगे। लेकिन आप देखें सुब्रमण्यम स्वामी के किसी भी बयान पे राहुल सोनिया प्रियंका तो जानेंगे, कांग्रेस पार्टी का कोई भी शख्स एकदम खामोश रहता है। उनको मालूम है कि सुब्रमण्यम स्वामी के मुंह लगना बड़ा मुश्किल है। वो वैसे भी संतों से बात करते हैं। वो एक बार सोनिया को झूठा साबित कर चुके हैं, जिन्होंने सोनिया गांधी ने यहाँ पे एफिडेविट दे दिया था पार्लियामेंट में कि साहब मैं कैमरे से पढ़ा हूँ, कैमरे से पता चला वो कैम्ब्रिज चले गए, वहां से लिखवा के ले आया कि सोनिया गांधी ने कैम्ब्रिज का मुंह नहीं देखा। उसका सोनिया गांधी ने अपनी गलती मान ली, उसको टाइपिंग मिस्टेक बता दिया। राहुल गांधी का भी जो ये वो दिखा रहे हैं सर्टिफिकेट की साहब उन्होंने अपना ब्रिटिश नागरिक अपने को बताया है ब्रिटेन में, उसको भी कह रहे हैं कांग्रेसी कह रहे हैं टाइपिंग मिस्टेक। अरे क्या टाइपिंग मिस्टेक, आपके टैक्स रिटर्न को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट किया है एक ब्रिटिश नागरिक के रूप में आपके। अच्छा देखिए ऐसा होता है कि आपके देश का जो आदमी होता है वो टैक्स अलग तरह से भरता है और आपका जो विदेशी होता है वो टैक्स अलग तरह से भरता है। तो आपने उनके देश के वाले स्लॉट पे जाके टैक्स भरा, अपने को ब्रिटिश नागरिक बताया, क्या टाइपिंग मिस्टेक आप कह रहे हैं। जब सोनिया गांधी ने कहा था कि वो जो कैम्ब्रिज वाली बात मेरी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, तो उसको सुब्रमण्यम स्वामी का इसको गिनीज बुक में भेज दिया कि साहब इसको नोट किया जाए दुनिया की सबसे लंबी टाइपिंग मिस्टेक। वो अलग बात है कि उसमें तो राहुल गांधी तो सब बांग्लादेश पे चुप है, नौशहराल पे चुप है, इसे सुकन्या मामले पे चुप है, ब्रिटिश नागरिकता वाले मामले पे चुप है, उनपे जितने आरोप हैं वो सब पे चुप है। वो सिर्फ उस बारे में बोलते हैं जब उनको झूठ सही गलत को मिला के सरकार को और सरकार से ज्यादा सब आके सब परेशान। कभी वो आप चले आते हैं बासु को ले आते हैं, कभी वो जो हमारे वो आरबीआई के गवर्नर थे रघुराम राजन को ले आते हैं। सब लोग मिलके हमको ये बताने पे आमादा है कि साहब भारत की इकोनॉमी गिर रही है।
भारत की अच्छा, IMF का क्या हाल है? उन्होंने कहा कि भारत की इकोनॉमी जो 6.8% से बढ़ रही थी, उसने संशोधन करके 6.8 को 7%, 2.2% और बढ़ा दिया। तो आपका तो साहब सेंसेक्स भी बढ़ रहा है, आपके शेयर भी बढ़ रहे हैं, आपकी इकोनॉमी बूम होती जा रही है 2014 से, और आप लगातार बता रहे हैं कि हम दिवालिया हो रहे हैं, हम दिवालिया हो रहे हैं। और आपको दिक्कत ये कि दिवालिया क्यों नहीं हो रहे हैं, तो इसके लिए हिंडनबर्ग लाया जाता है। हिंडनबर्ग ऑलरेडी एक ऐसी संस्था है जो मार्केट में इस तरह, जो खुद ही बताती है कि हम शॉर्ट सेलिंग संस्था है, हम इस तरह खबर बना के हम शेयर को ऊपर नीचे जब होता है तो हम उसमें मुनाफा कमाते हैं। हिंडनबर्ग एक ऐसी संस्था है जिसका हेडक्वार्टर अमेरिका, और अमेरिका में उसको ऑपरेट करने की इजाजत नहीं है। कमाल ये साहब, अमेरिका में हेडक्वार्टर और अमेरिका में उसको इजाजत नहीं है कि वो इंडिया में ऑपरेट करेगी अमेरिका से बैठ के। तो सब वो इन सबको लेके आते हैं। उन सब का एक ये कि कोई तरह भारत की इकोनॉमी गिर जाए, और वो भारत की इकोनॉमी गिरा नहीं पा रहे, तो इसमें वो जोर जोर से बोलने लगते हैं, उनको इस बात की उम्मीद रहती है। देखिए किस तरह बात होती है, देखिए देखिए सेंसेक्स गिर गया। अरे यार सेंसेक्स मानो अगर 100 पॉइंट भी गिर गया तो लोगों के हजारों करोड़ लोगों के चले गए, और तुम इसको सेलिब्रेट करते हो। वैसे तो सेंसेक्स गिरता तुम्हारे कहने से नहीं गिर उठ रहा है। और इस बार तो आपने देखा कि हिंडनबर्ग रिपोर्ट का सेंसेक्स में कोई असर भी नहीं पड़ा उनका। नहीं, ये क्या मानसिकता है? एक तरफ इनकी मम्मी भी चाहती है कि ये देश का नेतृत्व करें, नेहरू की तरह, इंदिरा की तरह, उनके पति की तरह, और दूसरी तरफ ये लगातार भारत का अहित भी चाह रहे हैं। कोविड काल में आपने ठीक कहा, भौमिक से लेकर के अमर्त्य सेन और रघुराम राजन, पता नहीं किस किस के इंटरव्यू कर डाले, कौशिक और बासु। कुल कुल मिलाकर के इनका जिस्ट ये था सबका कि साहब आर्थिक सुनामी आने वाली है, सब बेरोजगार हो जाएंगे, भारत तो बर्बाद हो जाएगा। ना भारत बर्बाद हुआ, ना आर्थिक सुनामी आई, जीडीपी भी 7% से ऊपर ही चल रही है। पूरी दुनिया में इतना बेहतर प्रदर्शन किसी अर्थव्यवस्था ने नहीं किया है। सब 2-3 पर अटके हुए हैं। चीन को छोड़ दें तो बाकी सबकी हालत खस्ता है। तो यूरोप ये दशमलव में है, यूरोप 0 से नीचे दशमलव में है। तो ये नृत्य क्यों करने लगते हैं जब भी कोई बुरी खबर की आहट आती है, या फैब्रिकेटेड तरीके से वो खबर को प्लांट करवाई जाता है टूल किट के द्वारा? सर देखिए, दो बातें हैं। पहली बात तो ये, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू थे, चाहे इंदिरा गांधी थी, चाहे राजीव गांधी, ये 3 जनरेशन तक मैं मानता हूं कि नीतियां गलत हो सकती, उनकी नीति गलत हो सकती, उनकी नीयत गलत हो सकती है, लेकिन वो देश के खिलाफ एक्ट नहीं करते थे। मुझे ये बात कहने में कोई संकोच नहीं। जब से राजीव गांधी गए हैं, जब से सोनिया के हाथ में कमान आई है, तब से ये बाकायदा देश के खिलाफ बात हो रही है, देश के खिलाफ। मतलब कभी नेहरू ने, इंदिरा ने, राजीव ने, उनकी कितनी भी नीतियां गलत हो, उनकी समाजवादी नीति ऐसी थी, इतनी गलत थी कि 1947 से लेकर 1987 तक देश को दिवालिया कर दिया। 1989 में हमको देश का 16 गिरवी रखना पड़ा। पहले चंद्रशेखर ने रखा, फिर नरसिम्हा राव ने रखा। तो हमको आपने देश को दिवालिया कर दिया, आपकी नीति गलत थी, आपकी नीयत। लेकिन साहब यहाँ तो नीयत ही इतनी गड़बड़ हो रही है। वो देश के खिलाफ नहीं थे, क्योंकि नेहरू, इंदिरा और राजीव, क्योंकि इनमें कहीं कोई, आप किसी भी धर्म के हो, किसी भी जात के हो, पर कोई विदेशी टच नहीं था इनके अंदर। तो इनको कहीं से भी ये एकदम देश के खिलाफ नहीं जाते थे। इंदिरा गांधी जब बाहर गई थी और उस समय यहाँ पे जनता पार्टी की सरकार थी, उनसे कुछ पूछा गया, उन्होंने कहा कि मैं विदेशी धरती में भारत की बुराई नहीं करती, बात खत्म। तो लेकिन ये सोनिया, राहुल और प्रियंका से बड़ा अजीब सा मामला, सब एकदम देश के खिलाफ जा रहे हैं। इससे बुरी बात यह है कि आप देश में बाकायदा बर्बादी बुला रहे हैं, उसके लिए आप कोशिश कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। लेकिन इससे ज्यादा दुखद बात है कि इन लोगों के चलते इस देश में लाखों करोड़ों लोग ऐसे पैदा हो गए हैं जो उस बर्बादी को चाहते भी हैं, उसको बुलाते भी हैं, उसको सेलिब्रेट भी करते हैं, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस देश में गृह युद्ध होगा, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं इस देश में प्रधानमंत्री और तमाम भाजपाइयों को दौड़ा दौड़ा के ऐसे ही मारा जाएगा, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये देश दिवालिया हो जाएगा, जो चिल्ला चिल्ला के कह रहे हैं ये देश बर्बाद हो जाएगा। आप सोच के देखें कि इन्होंने क्या नेतृत्व दिया है, कैसे नेता है, कैसे फॉलोवर इन्होंने पैदा किए। बहुत दुख की बात है ओंकार जी। नहीं, देश की जनता ने अगर 3 बार आपको ठुकरा दिया है तो इसलिए ठुकराया है कि आप पर विश्वास नहीं जम रहा है देश की जनता का, और जिन पर देश देश को विश्वास है उनको तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाया है। तो इसमें देश की बर्बादी ही चाहने से क्या देश आपको जब चौथा चुनाव होगा तो पसंद कर लेगा, आपको प्रधानमंत्री बना देगा? देखिए साहब, नैरेटिव की बात है, जिसको 99 सीट को अपनी जीत बता रहे हैं, वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की 150 साल की हिस्ट्री में तीसरी सबसे बड़ी हार है।
2014 में सबसे बड़ी हार थी, 2019 में नंबर 2 और 2024 में नंबर 3। इनकी तीसरी सबसे बड़ी हार है इनके इतिहास की, जिसको ये अपनी जीत बता के सेलिब्रेट कर रहे हैं। अब आप इसको समझिए कि इस तरह नैरेटिव बनता है। रही बात राहुल गांधी की, तो साहब राहुल गांधी क्या एक, मैं क्या बोलूं, मतलब कभी कभी मुझे बहुत अफसोस होता है कि साहब आप इस देश का नेतृत्व भी करना चाहते हैं और आप इस देश का अमंगल भी मना रहे हैं। नहीं, बहुत सारे लोगों का ये कहना होता है जब हम लाइव होते हैं या हमारे वीडियो की स्ट्रीमिंग खत्म हो जाती है, बाद में भी लोगों की प्रतिक्रियाएं आती हैं कि साहब नरेंद्र मोदी जिम्मेदार हैं, ऐसे लोगों को उठा करके जेल में क्यों नहीं ठूंस रहे हैं। यानी ये वैसे ही बात है कि अगर पूर्वी लद्दाख में गलवान में चीन घुसपैठ कर रहा है तो उसके लिए भी मोदी जिम्मेदार। पश्चिमी सीमा पर अगर पाकिस्तान घुसपैठ करा रहा है आतंकवादियों को और इंसर्जेंसी और दूसरी तमाम चीज़ें हो रही हैं तो उसके लिए भी नरेंद्र मोदी और हमारी सेना जिम्मेदार। जो ये कृत्य कर रहे हैं वो जिम्मेदार नहीं है। नंबर 2, ये जो मांग की जा रही है कि राहुल गांधी को अंदर क्यों नहीं डाल दिया जाता है, क्या राहुल गांधी कुछ वैसा ही करने के लिए उकसा रहे हैं सरकार को? सर मैं दोनों बातों का जवाब देता हूं। आज मैंने एक ट्वीट किया है, मैं पढ़ के सुना रहा हूं। मैंने लिखा है कि भारतीय जनता पार्टी के समर्थक सरकार से सख्ती की उम्मीद करते हैं, परंतु दिक्कत यह है कि कहां कहां और किस किस पर सख्ती की जाए। एमएसपी को लेकर हिंसक किसानों पे की जाए, अग्निवीर को लेकर हिंसक छात्र आंदोलन पे की जाए, CAA एनआरसी को लेकर मुस्लिम समुदाय पे की जाए, सनातन को मिटाने का दावा करने वाले डीएमके और कांग्रेस के मिनिस्टर्स मंत्रियों पे किया जाए, रामचरितमानस को जलाते राष्ट्रीय जनता दल और समाजवादी पार्टी के नेताओं पे किया जाए, फिलिस्तीन को लेकर पुलिस से उलझते और बवाल करते हुए वामपंथियों पे किया जाए, अनर्गल और फर्जी बयान देते हुए बड़े विपक्षी नेताओं पे किया जाए, अराजकता का माहौल बना रहे अर्बन नक्सल पे किया जाए, झूठ के आधार पर नैरेटिव चला रहे सोशल मीडिया हैंडलों पे किया जाए, इन सबको कवर फायर देती हुई देशी और विदेशी मीडिया को किया जाए। लेकिन या फिर इन सब को जो हमारी एक संवैधानिक व्यवस्था में एक न्यायिक जो संरक्षण मिला हुआ है उस पे किया जाए। किस पे किया जाए साहब? ये तो मतलब बड़ा, आप इन्होंने एक पहले देखिए ऐसा होता था कि सरकार चलाती थी, वो विपक्ष उसको घेरता था, विपक्ष सरकार को घेरता था। आज की तारीख में विपक्ष देश में अराजकता फैला रहा है। तो साहब किसको किसको किया जाए, करोड़ों लोगों पे कैसे कार्य। हालांकि देखिए अंतर आया है इस बार, लगातार मोदी में अंतर आ रहा है। और आपने देखा कि रात को 2 बजे राहुल गांधी को ट्वीट करना पड़ता है कि ईडी मेरे खिलाफ कार्रवाई करने जा रही। अरे यार 2 बजे क्यों ट्वीट कर रहे हो? लेकिन अब पता चल रहा है, जो बात मैं आपके शो में कई बार कह चुका हूं कि नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तेजी आनी चाहिए। अब पता चला कि साहब नेशनल हेराल्ड वाले मामले में तेजी आ रही है, ईडी कार्रवाई कर रही है। अभी तक कहीं ना कहीं भाजपा इसको समझती थी, मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है कि राहुल गांधी को खुला रहने दो, राहुल गांधी को आजाद रहने दो, राहुल गांधी को नेता विपक्ष बना रहने दो। भाजपा की इसी में भलाई है, क्योंकि राहुल गांधी को एक विदूषक की तरह भाजपा पेश कर रही थी कि जब तक राहुल गांधी रहेंगे तब तक भाजपा जीतती रहेगी। लेकिन इस बार आपने देखा कि आप उन्हें लाख विदूषक कहें, आप उन्हें लाख पप्पू कहें, लेकिन एक कहते हैं ना, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। यानी जो कुएं की रस्सी आते जाते जो एक पत्थर की जो चौखट होती है इस कुएं की, उसको काट देती है। राहुल गांधी भी लगातार एक झूठा नैरेटिव फैलाते फैलाते कहीं ना कहीं अपना चूरन बेचने में कामयाब हो गए हैं, चाहे आंशिक रूप से। अब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को 2024 में लगे झटके से उनको समझ में आया कि नहीं साहब, कानून को अपना काम करने देना चाहिए और इनको बहुत ज्यादा बेनिफिट ऑफ डाउट देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही बात कह रहे हैं आप। जी सर। कुछ वीडियो साहब वहाँ के हैं बांग्लादेश के, जो विचलित करने वाले हैं और खतरों की तरफ से इंगित कर रहे हैं। आपने भी देखे होंगे, आप सोशल मीडिया पर बहुत सक्रिय भी रहते हैं। एक हिंदू महिला अधिकारी है, उससे जबरन भीड़ रेजिग्नेशन लिखवा रही है। इसके अलावा एक गांव में व्यापारियों के घर जलाए जा रहे हैं और जिसका मैंने चर्चा किया था कि सुरक्षा बल हैं और वो एक युवक को शूट कर रहे हैं। ये सारे चित्र हमें बताते हैं कि बांग्लादेश की हालात कितने खराब हैं, खास तौर से हिंदू कम्युनिटी के लिए। वो 4 राज्यों की सीमा पर इकट्ठा भी हो रहे हैं
भारत में प्रविष्ट होने के लिए, लेकिन बीएसएफ और दूसरे हमारे अर्धसैनिक बल उनको रोके हुए हैं, किसी तरीके से समझा रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पर भी, मोदी सरकार पर भी एक प्रेशर ये बिल्डअप किया जा रहा है कि साहब कुछ तो आप करिए। आपकी दृष्टि में मोदी सरकार के पास करने को क्या है? क्या कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं साहब? हमला कर दें और क्या कर सकते हैं? आज की तारीख में या तो डिप्लोमेटिक प्रेशर आप बना सकते हैं और या फिर आप सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई कर सकते हैं। तो जहां तक डिप्लोमेटिक प्रेशर बनाने के सवाल है, पहली बात नरेंद्र मोदी ने खुल के हिंदुओं की बात कही है, किसी और देश उनको पाकिस्तान को लेके इतना दबाव रहा कि पाकिस्तान पे हिंदुओं पे इतना अत्याचार हो रहा है, मोदी को बोलना चाहिए। मोदी 10 साल नहीं बोले, लेकिन पहली बार उन्होंने सीधे हिंदू शब्द का इस्तेमाल करते हुए कहा बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा होनी चाहिए। इस मामले को यूनाइटेड नेशन से लेके, दूतावास से लेके, पश्चिमी देशों से लेके हर जगह भारतीय जनता पार्टी उठा रही है और इसको एक एक डिप्लोमेटिक तरीका है। रही बात सीधे सीधे सैन्य कार्रवाई करने का, तो देखें हालात बदल चुके हैं। ये 1971 नहीं है। आप देखें रशिया जैसा सुपर पावर आज 2 साल से यूक्रेन में उलझा हुआ है। रशिया जैसा सुपर पावर एक एक विदूषक चला रहा है यूक्रेन को, लेकिन उसको जिस तरह की बाहरी सहायता उपलब्ध है उसके चलते आज मैंने देखा कि यूक्रेन जो है 30 किलोमीटर रूसी बॉर्डर में घुस गया और 250 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यूक्रेन ने कब्जा कर लिया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पहली बार ये मौका है ओंकार जी कि रूस में कोई विदेशी सेना घुसी है। फर्स्ट टाइम, आप सोचिए, पहली बार। तो ऐसे में अब वो युद्ध वाले जमाने अब नहीं रह गए साहब, अब उतना आसान नहीं है। लेकिन मेरा गट फीलिंग कहता है ओंकार जी, और आज आपके शो पे कह रहा हूं, मेरा गट फीलिंग कहता है कि आप कुछ ना कुछ भारत सरकार को करते जरूर देखेंगे। एक मैं अभी अभी देख उम्मीद रहा था ट्विटर पे ओंकार जी, एक नदीम अली करके हैं, वो केजरीवाल के बहुत खास हैं। उनका मैंने 2 दिन पहले ट्वीट किया था कि साहब वो सीधे सीधे, 3 दिन पहले मैं ट्वीट किया था कि साहब वो सीधे सीधे गृह देश में युद्ध गृह की युद्ध बात कर रहे मांग हैं। रहे हैं। हम्म, और आप क्या हम्म, लिखा भी था मैंने, आज वो गिरफ्तार हो गए। जी जी जी। चलिए, हम तो यही कामना करते हैं कि कम से कम हिंदुस्तान में जो इस हिंसा के समर्थक बैठे हैं, ये मामला इस नदीम अली तक सीमित ना रहे, मणिशंकर अय्यर, सलमान खुर्शीद जैसों तक भी जाए। अगर उनकी गिरबान तक कानून का हाथ पहुंच जाएगा तो मेरे विचार से ये बड़ा संदेश जाएगा। सर आपके चलते चलते मैं एक चीज जरूर इसमें जोड़ दूं। अभी आप कह रहे थे कि महिला से इस्तीफा लिखवाया जा रहा था, साहब चीफ जस्टिस से इस्तीफा लिखवा दिया। आप कैसी बात कर रहे हैं? प्रधानमंत्री को चीफ इस्तीफा देना पड़ा। प्रधानमंत्री भाग खड़ी हुई, चीफ जस्टिस से इस्तीफा लिखवा लिया। जो बचे हुए 5 जजेस है कहा उनको हम एक्टिंग चीफ जस्टिस नहीं होने देंगे। अपने मनपसंद जज का नाम दिया, उसी को चीफ जस्टिस बनवाया। तो क्या साहब, मतलब वहां तो देखिए, एक सिंपल सी एक लाइन में मैं हमेशा कहता हूं, समझ लो भाई कि खालिदा जिया और शेख हसीना की लड़ाई है, 2 मुस्लिम गुटों की लड़ाई है। एक तरफ जमात इस्लामी है, दूसरी तरफ वो हिफाजत इस्लाम है। और उसमें अगर हिंदुओं को मारा जा रहा है और मंदिर जलाए जा रहे हैं, हिंदू युवतियां उठाई जा रही हैं, तो ये कुछ नहीं साहब, ये कोई लोकतांत्रिक तमाशा नहीं है। ये सीधे सीधे एक इस्लामिक जिहाद है, इस्लामिक क्रांति है ईरान की तरह। इसमें मुझे कोई संदेह नहीं है। जिस तरह ईरान में वो क्रांति तेहरान यूनिवर्सिटी से खड़ी हुई थी, और जैसे ही खुमैनी आए, आयतुल्लाह खुमैनी फ्रांस से आते हैं, वो सबसे पहले उन्हीं छात्रों का मर्डर कराते हैं और आज तक वहां छात्र मारे जा रहे हैं। उसी तरह ये क्रांति आज ढाका यूनिवर्सिटी से खड़ी हुई है। ढाका यूनिवर्सिटी में उन छात्रों को शर्म नहीं आई 1971 के उस मेमोरियल को गिरा दिया, जो मेमोरियल जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा और जनरल ए खान नियाजी के बीच में इंस्ट्रूमेंट ऑफ सरेंडर का जो कहते हैं मेमोरियल था, उसको गिरा के उन्होंने ये बात साबित कर दी, जो मैं पहले दिन से कह रहा हूं कि बांग्लादेश की नई सरकार आईएसआई की गोद में बैठ चुकी है। आईएसआई की मतलब आप सीधे सीधे जब आप उस मेमोरियल को गिराते हो तो यानी आप पाकिस्तानी फौज का पक्ष ले रहे हो ना। तो बांग्लादेश में जो ये अब तक रजाकारों के लिए था बात, अभी एक बड़ी संख्या में बांग्लादेश की सरकार, बांग्लादेश के लोग आईएसआई की गोद में बैठ चुके हैं। और आईएसआई के हवाले से याद आया कि साहब आज पाकिस्तान में जनरल हामिद आईएसआई के पूर्व जो चीफ थे इमरान खान के टाइम में, उनका कोर्ट मार्शल हो गया है। आज तक पाकिस्तान के हिस्ट्री में एक लेफ्टिनेंट जनरल लेवल के आदमी का कभी कोर्ट मार्शल नहीं हुआ। ये भी पाकिस्तान की फौज को लेकर
एक नया इतिहास लिखा जा रहा है उनका जी। बहुत बहुत धन्यवाद अनुपम जी, आप जुड़े, ओशियन नेटवर्क के लिए इतना समय निकाला, कई थैंक मुद्दों यू पर सर। बहुत बेहतरीन आपने विचार व्यक्त किए। थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू।